दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन आश्चर्य और सिहरन से भर जाएगा। कल्पना कीजिए, एक लड़की जो बिना किसी इंसान के सहारे, बिना किसी सुरक्षा के खुले समुद्र के बीच बसे एक छोटे से द्वीप पर पूरे 18 साल तक अकेली जिंदा रहती है। ये बात सुनने में किसी रोमांचक फिल्म की तरह लग सकती है, लेकिन ये किस्सा पूरी तरह वास्तविक है। ये कहानी है एक बहादुर स्त्री की, जिसकी हिम्मत ने मौत को भी कई बार मात दी। ये घटना शुरू होती है 1835 के आसपास, कैलिफोर्निया के समुद्री तटों से बहुत दूर बसे शांत और अलग थलग पड़े सैन निकोलस आइलैंड से। इस छोटे से द्वीप पर सदियों से निकोलेनियो नाम की जनजाति रहती थी, एक ऐसा समुदाय जो समुद्र की लहरों, जंगल की जड़ियों और प्रकृति के हर रंग के साथ तालमेल बिठाकर जीवन बिताता था। वहाँ के लोग मछली पकड़ते, शिकार करते, छोटी खेती करते और रातों में आग के चारों ओर गीत गाते। उनका संसार इसी द्वीप की सीमाओं तक सीमित था, लेकिन 1814 में उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। रूस और अलास्का से आए कुछ शिकारियों ने इस शांत जनजाति पर हमला किया। कई लोगों को मार दिया गया, कई को पकड़कर ले जाया गया और जो बचे थे वो भी डर और खौफ में जीने लगे। लगातार होते हमलों से जनजाति लगभग खत्म हो चुकी थी। 1835 आते आते इस समुदाय में केवल 18-20 लोग ही बचे। उसी वर्ष एक जहाज आया जिसका उद्देश्य था बचे हुए लोगों को सुरक्षित मुख्य भूमि तक ले जाना। उसी जहाज में एक युवती भी चढ़ने वाली थी, जिसका नाम बाद में दुनिया वाना मरिया के नाम से जानने लगी। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और मंजूर था। ऐसा कहा जाता है कि जहाज पर चढ़ते समय उसे अचानक याद आया कि उसका एक बचा या कोई घायल साथी किनारे तक नहीं पहुंच पाया। वो पुकार कर बोली, मैं अभी आती हूँ, और तेजी से वापस द्वीप की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन किस्मत ने क्रूर मोड़ ले लिया। कुछ ही मिनटों में मौसम डरावना रूप ले चुका था। काले बादल उमड़ पड़े, समुद्र उफान पर आ गया और जहाज को वहीं रुकना असंभव हो गया। मजबूरी में कप्तान ने जहाज को रवाना करने का आदेश दिया और उस क्षण से जुवाना मरिया हमेशा के लिए उस द्वीप पर अकेली रह गई। यहीं से शुरू हुआ उसका 18 साल का संघर्ष, जहां साथी था तो केवल समंदर और दुश्मन थी कठोर प्रकृति। जहाज के दूर होते ही समुद्र की लहरें और तेज हवाएं जैसे याद दिला रही थीं कि अब जुआना मारिया बिल्कुल अकेली है। वो किनारे पर खड़ी बस उस दिशा को देखती रही जहाँ भी कुछ ही पल पहले उसका पूरा समुदाय, उसका परिवार और उसकी आखिरी उम्मीद मौजूद है। धीरे धीरे जहाज की रोशनी भी धुन में खो गई और उसके साथ ही उसका पुराना जीवन भी अंधेरे में विलीन हो गया। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि इस द्वीप पर अब ना कोई आवाज है, ना कोई इंसान, सिर्फ पत्थरों से टकराती लहरों का शोर और तेज ठंडी हवा। डर, निराशा और अकेलापन तीनों उस पर एक साथ टूट पड़े, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और उस पुरानी झोपड़ी में चली गई जिसे जनजाति के लोग पीछे छोड़ गए थे। ये झोपड़ी टूटी फूटी थी, पर फिर हाल उसके पास यही एक सहारा था। रात भर वो सो नहीं सकी। हर हवा का झोंका, हर टूटी शाखा की आवाज उसे डराती। वो सोचती, क्या सचमुच कोई वापस आएगा? क्या जहाज उसे ढूंढने लौटेगा? लेकिन उसे भीतर ही भीतर पता था, शायद नहीं। अगली सुबह जब वो बाहर निकली तो उसकी हालत समझ में आ गई। अब सब कुछ उसे खुद बनाना होगा। भोजन, पानी, आश्रय, हर चीज। उसने सबसे पहले पानी का इंतजाम सोचा। समुद्र के खारे पानी से प्यास बुझाना असंभव था, इसलिए उसने पत्थरों और रेत की मदद से छोटे छोटे गड्ढे बनाए जहां बारिश का पानी जमा हो सके। वहीं से उसका पीने का पानी मिलने लगा। ये छोटे गड्ढे उसकी जिंदगी का आधार बन गए। खाने के लिए उसने समुद्र तट पर खोज शुरू की। कभी ज्वार उतरते समय फंसी मछलियां मिल जाती थीं, कभी चट्टानों से चिपकी शेलफिश। जब कुछ भी नहीं मिलता तो वो पौधों की छोटी जड़ों से पेट भरती। धीरे धीरे उसने सीखा कि कौन सा पौधा सुरक्षित है और कौन सा नुकसान कर सकता है। लेकिन असली समस्या आश्रय थी। पुरानी झोपड़ी किसी दिन ढह सकती थी, इसलिए उसने बहकर आई लकड़ियों, सूखी घास और बड़ी मछलियों की हड्डियों से एक नया आश्रय बनाना शुरू किया। हड्डियों को नीचे गाड़कर उसने ढांचा खड़ा किया और ऊपर घास और पत्तों से छत तैयार की। ये छोटा सा घर अब उसका नया किला था, जहां वो खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकती थी। इन शुरुआती दिनों में उसने एक बात समझ ली कि उसकी सबसे बड़ी ताकत किसी हथियार या किसी संसाधन में नहीं, बल्कि उसके हौसले में है। और इसी हौसले के सहारे उसने इस सुनसान द्वीप पर जिंदा रहने की पहली सीढ़ी पार कर ली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और जुआना मारिया को एहसास हुआ कि इस द्वीप पर जीवित रहना केवल भोजन ढूंढने का नाम नहीं है, ये एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ की हर हवा, हर लहर, हर मौसम उसे कुछ न कुछ सिखा रहा था। वो मानो एक नई दुनिया की विद्यार्थी बन गई थी, जहाँ प्रकृति ही उसका शिक्षक थी। सबसे पहले उसने समझा कि आग कितनी जरूरी है। आग सिर्फ गर्मी नहीं देती थी, ये सुरक्षा, भोजन और मनोबल तीनों की ताकत थी। लेकिन आग जलाना आसान नहीं था। पुरानी जनजाति ने उसे कभी थोड़ा बहुत तरीका
दिखाया था, लेकिन अब उसे अपनी स्मृतियों और प्रयोगों पर ही भरोसा करना था। वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती, पत्थरों को आपस में रगड़ती और कई बार घंटों मेहनत के बाद एक छोटी सी चिंगारी पाती। जब वो चिंगारी आग में बदलती तो उसका चेहरा रोशनी से भर उठता। उसे पता था ये आग उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी है और वो इसे कभी बुझने नहीं देगी। जब उसे कोई बड़ा शिकार मिल जाता, जैसे कोई सील या बड़ी मछली, तो वो मांस का एक हिस्सा सुखाकर रख देती। सूखा मांस लंबे समय तक सुरक्षित रहता। इसी तरह उसने सीखा कि किस तरह समुद्र की लहरें कब ऊंची होंगी, कब नीचे जाएंगी और किस मौसम में कौन सा भोजन सबसे आसानी से मिल सकता है। इसे समझने में उसे कई महीने लगे, लेकिन अब वो समुद्र की चाल को पढ़ने लगी थी, मानो लहरें उससे बात कर रही हों। वो अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन उसे पता था कि इसका मुकाबला केवल कामों में उलझकर ही किया जा सकता है। सो वो हर दिन अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करती। आज आश्रय को मजबूत करना है, कल नए औजार बनाने हैं, परसों नई जगह पर भोजन ढूंढना है। यही दिनचर्या उसे मानसिक रूप से जिंदा रखती थी। धीरे धीरे उसने साधारण चीजों से औजार बनाना शुरू किया। पक्षियों की हड्डियों से नुकीले कांटे, शंखों से काटने वाले औजार, पौधों के रेशों से रस्सियां, ये सब उसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने लगे। उसने हवा की दिशा, सूरज की गर्मी और रात के तारों से समय जानना भी सीख लिया। 4-5 साल गुजरते गुजरते जुआना मारिया अब एक सामान्य लड़की नहीं रही थी। वो एक ऐसी महिला बन चुकी थी जो प्रकृति के हर रूप को समझती, उसका सम्मान करती और उससे तालमेल बिठाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाती थी। अब उसके भीतर डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी और इसी दृढ़ता ने उसे अगले कई वर्षों तक जीवित रखा। समय किसी के लिए नहीं रुका और जुआना मारिया के लिए तो ये जैसे अलग ही गति से बह रहा था। दिन महीनों में बदलते गए, महीने सालों में। देखते ही देखते 5 साल बीत गए, फिर 10 साल और धीरे धीरे पूरा एक युग, 18 साल उसने इसी निर्जन द्वीप पर अकेले बिताए। इन वर्षों में उसने प्रकृति को दुश्मन नहीं बल्कि साथी की तरह स्वीकार कर लिया था। समुद्र की गूंजती लहरें मानो उसकी भाषा बन गई थी। हवा की सरसराहट उसे आने वाले मौसम के संकेत देने लगी। सूरज की गर्मी, बादलों की चाल और सितारों की चमक, ये सब उसके लिए घड़ी और कैलेंडर बन गए थे। उसने अपने आश्रय को कई बार सुधारा, मजबूत किया और नए तरीके से बनाया। अब उसका छोटा सा घर किसी साधारण झोपड़ी जैसा नहीं था, ये एक योद्धा की किला बन चुका था। बड़े सीलों की पसलियों से बनी मजबूत दीवारें, समुद्र से आए बहते लकड़ी के तख्ते और ऊपर सूखी घास की परतें, इन सब ने मिलकर इसे तूफान में भी सुरक्षित रखा। अकेलापन एक ऐसा साया था जिससे किसी भी इंसान का मन टूट सकता है, लेकिन उसने इससे निपटने के लिए अपने ही तरीके खोज लिए थे। कभी वो किसी पक्षी से बातें करती मानो वो उसके भाव समझ रहा हो, कभी वो समुद्र को देकर गुनगुनाती जैसे लहरें उसके सुरों का जवाब दे रही हूँ। धीरे धीरे उसकी आवाज, उसके गीत, उसकी आदतें सब कुछ इस द्वीप का हिस्सा बन गए थे। कभी कभी उसे किनारे पर पुराने समय की वस्तुएं मिल जाती, किसी टूटे भाले का हिस्सा, किसी नाव का टुकड़ा या पुराने बर्तनों का अवशेष। वो इन्हें संभाल कर रख लेती जैसे किसी याद की निशानी हो। शायद वो अपने लोगों के लौटने की एक छोटी सी उम्मीद अब भी दिल में संजोए हुए थी। कई बार दूर समुद्र में उसे कोई जहाज दिखा तो वो पहाड़ी पर चढ़कर सूखी घास जलाती ताकि धुआं ऊपर उठे और किसी को दिखाई दे, पर हर बार जहाज बिना उसकी तरफ मुड़े आगे बढ़ जाता। शुरुआत में उसे दुख होता था, पर धीरे धीरे उसने ये स्वीकार कर लिया कि शायद दुनिया उसे भूल चुकी है। लेकिन विडंबना ये थी कि वो जितनी अकेली थी उतनी ही मजबूत भी बन चुकी थी। वो अब इस द्वीप की हवा, मिट्टी और लहरों के साथ एकाकार हो गई थी, मानो ये द्वीप उसका शरीर था और वो खुद इस द्वीप की आत्मा। 18 वर्षों के इन अनसुने पलों में उसने साबित कर दिया, इंसान की असली ताकत उसके भीतर छिपी होती है और परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, हिम्मत कभी हार नहीं मानती। 18 लंबे वर्षों के बाद भी जुआना मारिया का मन पूरी तरह आशा से खाली नहीं हुआ था। भले ही जहाजों ने उसे अनगिनत बार नजरअंदाज किया, पर जब भी वो समुद्र के क्षितिज पर कोई हलचल देखती, उसके दिल में एक छोटी सी लौ फिर जल उठी। इसी उम्मीद ने उसे इतने लंबे समय तक मानसिक रूप से जीवित रखा। 1853 में एक दिन दूर से एक जहाज उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद ये भी वही होगा, दूर से दिखाई देगा और फिर रास्ता बदल कर चला जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो जहाज पास आ रहा था और उसकी दिशा बिल्कुल उसी छोटे से समुद्र किनारे की तरफ थी जहाँ जुआना मारिया अक्सर अपने गीत गाते हुए बैठा करती थी। ये जहाज कैप्टन जॉर्ज निडेवर का था। उन्हें खबर मिली थी कि इस निर्जन द्वीप पर एक रहस्यमयी महिला दिखाई दी है जो समुद्र के किनारे धुआं करती और अजीब सी आवाजों में गीत गाती है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वे किनारे पहुंचे उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
रेत पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, हड्डियों और शंखों से सजाई हुई। उसके बाहर खड़ी एक औरत जिसके कपड़े पक्षियों के पंखों और जानवरों की खाल से बने थे। उसके बाल लंबे उलझे हुए, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पता हो कि आखिरकार कोई उसके अकेलेपन की खामोशी को तोड़ने आया है। नाविकों ने उसे शांत किया, फल और भोजन दिया। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें स्वीकार किया और बहुत धीमे सुर में एक गीत गुनगुनाने लगी, शायद राहत का, शायद धन्यवाद का। जब वो जहाज पर चढ़ी तो ये उसके 18 साल के एकांत का अंत था। उसे कैलिफोर्निया के सांता बारबरा लाया गया, जहां लोग उसे आश्चर्य से देखते, लेकिन इतने वर्षों तक कठोर प्रकृति के बीच रहने के बाद उसका शरीर सभ्य जीवन के हिसाब से कमजोर पड़ गया। ठंडी हवा, नया भोजन, सब कुछ उसके लिए भारी था। सिर्फ 7 हफ्तों बाद 19 अक्टूबर 1853 को उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहते हैं अपने अंतिम रात में भी वो वही गीत गुनगुना रही थी जो वो वर्षों तक अपने द्वीप पर गाती रही थी। आज भी लोग उसे याद करते हैं द लोन वुमन ऑफ सांता निकोलस आइलैंड के नाम से। एक ऐसी महिला जिसने अकेले ही प्रकृति को चुनौती दी और साहस की ऐसी मिसाल छोड़ी जो हमेशा अमर रहेगी।